मस्जिद हैं, जितने भी इनके ईदगाह हैं, सारे सेंटर्स हथियारों का केंद्र बना हुआ है। और सारा सेंटर्स जो है, मैं तो बिहार में एक सहरसा जो शरिया का कानून है, अल्लाह का कानून है, फितरत का कानून है, फंडामेंटलिस्ट का कानून है, वही था। वहाँ जो कट्टे फट्टे लट्टे जो होते हैं हथियार बनाने के, सारे चीजों को रेड किया गया और पाया गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ओएसिस न्यूज, आपकी अपनी होस्ट सुषमा के साथ। एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया है, कल की ही बात है, जो सुर्खियों में छा रहा है। साकिब नाचन नाम जानते होंगे आप, वही जो मुंबई ब्लास्ट में भी मास्टरमाइंड के रूप में था, मालेगांव में भी मास्टरमाइंड के रूप में था। एटीएस की टीम ने, महाराष्ट्र की एटीएस की टीम ने ठाणे के बोरीवली में लगभग 20 जगहों पर छापेमारी की, और छापेमारी के दौरान जो चीज निकल के आई वो मेरी की तरह आप भी शॉक हो जाएंगे। लिबरेटेड जॉन बना रहा था साकिब नाचन वहां पर, और भारत का संविधान तो उसको मान्य ही नहीं है, वो तो वहां शरिया कानून लगा रहा था। तो जब ये छापेमारी हुई तो ये चीजें निकल के आई, थ्रिल करने वाली चीजें। और इसी मुद्दे पर ये एक बहुत ही गमगीन मुद्दा है और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और उसी के लिए मैं आज मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता, जिनका आप अच्छे से जानते हैं, ध्रुव कुमार जी और राम नारायण जी, आज इन्हीं से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान को भारत में रहते हुए, महाराष्ट्र के ठाणे के बोरीवली जगह में, वहां पर रहते हुए जिस गजवाई हिंद की आप बात करते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारी ही नाक के नीचे। और छापेमारी के दौरान ये चीजें निकल के आ रही है, तो ये शुरुआत कब, कैसे, क्यों हुई और शुरुआत क्यों हुई। मैं स्वागत करना चाहूंगी इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ध्रुव कुमार जी। ध्रुव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा आज की में, ओएसिस न्यूज की में। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा, संविधान को न मानना भारत में रहते हुए, भारत की धरती पर। देखिए, साकिब नाचन जिसका आप नाम ले रही हैं, वो साकिब नाचन इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। उसने एक बार नहीं सैकड़ों बार घटनाएं की है। 2 बार जो मेजर घटनाएं की है, जो आपको 26/11 जो घटना हुई थी ताजमहल होटल में, उसमें भी इसका नाम आया था, और उसके बाद जो 2-3 और घटनाएं, क्या नाम है वो, मालेगांव वाली जो घटना हुई थी, पूना वाली, उसमें भी इसका नाम आया बम ब्लास्ट में। और उसके बावजूद भी ये जेल में भी रहा, लेकिन अब तक जो है फिर वही मिजाज और फिर वही दिमाग से नेफेरियस डिजाइन करता है, सिनिस्टर, भारत के खिलाफ सिनिस्टर डिजाइन करता है। और आउट ऑफ वे जाकर, ही इज नॉट बिलीविंग इन डेमोक्रेसी, ही इज नॉट बिलीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, और ही इज trying to establish the law of the Sharia, the Islamic law, fundamentalist law of the Sharia. और that's why he designed the name and named the बोरीवली के आसपास जितने भी गांव थे, उनका नाम उसने रख दिया, it's a liberated zone. Liberated zone का मतलब होता है कि भारत की जो संप्रभु के द्वारा जो कानून कायदा है, उससे ये मुक्त है। और हमारा जो शरिया का कानून है, अल्लाह का कानून है, फितरत का कानून है, फंडामेंटलिस्ट का कानून है, वही सिर्फ चलेगा। तो मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं 1995 में KBS कोरिया के लिए फिल्म बना रहा था, वो नाम था ट्रेसिंग द बुद्धिस्ट कल्चर, तो वहां पर हम लोग एक मलाना गहिल स्टेशन टॉप हिल्स में है, वहां गया, तो वहां पर भी जो है एक गांव का जो अपना कल्चर था, तो बाद में ब्रिटिश इंडिया को भी पता नहीं चला। तो 1956 में जो है इंडियन गवर्नमेंट को डिस्कवरी हुई, उसके बाद वहां जो है वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। अदरवाइज वहां जो है सारा गांव का ही लिबरेटेड चल रहा था। तो उसी तरह का जो है ये कानून जो है ओवरलुक कर भारतीय कानूनों को ओवरलुक कर जो है ये अपना फंडामेंटलिस्ट शरिया कानून को इम्प्लीमेंट कर ये, और ये केवल वहां बोरीवली
में ही नहीं है, पूरे भारत के अलग अलग पॉकेट में ये चल रहा है। तो इसके एटीएस ने अभी जो है कल ही की तारीख में एटीएस ने उसको उसके 20 ठिकानों पर छापे मारी है और बहुत सारे लिटरेचर्स एंड सिस्टम्स पकड़े गए हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वार्ता को हम इसी चर्चा आज को हम थोड़ा सा रामनारायण जी से भी लेना चाहेंगे। रामनारायण जी, इनकी पहले गिरफ्तारी 2002 में हुई है ना, साकिब नाचन की। अब 23 साल हो गए, अभी 2025 चल रहा। 23 साल में मीन्स हम लोगों को कभी कोई भनक ही नहीं लगी कि ये एक लिबरेटेड जोन बनाने जा रहा है। बनाने क्या जा रहा है, वो तो सब कुछ स्टैब्लिश करे बैठा था। ये तो छापेमारी नहीं होती थी, ये चीजें भी निकल के नहीं आती। तो क्या हमारे सिस्टम में कहीं कुछ हलचलें हैं या ये लोग तेज ही इतने हैं? मैं एक्चुअली क्या है ना, हमें भी यही से परेशानी ज्यादा हो रही है। एक पहली बात है, ये 2 बार कन्विक्टेड हो चुका है और जेल में भी जा चुका है, ठीक है ना, जेल में कई बार रह चुका है 2 बार, और उनकी बाप बेटे दोनों, ठीक है। लेकिन और महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनकी सरकार है वही पार्टी से पड़ी। लेकिन ये हमें परेशानी है जो इनको कैसे पता नहीं चला, जबकि इनका ऑलरेडी बैकग्राउंड सबको पता है जो ये क्रिमिनल माइंडेड है, ऑलरेडी कन्विक्टेड है। लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया और आज तक क्यों नहीं पता चला? तो ये मेरे को लग रहा है ये हमारा गवर्नमेंट की कमजोरी है। और क्योंकि हाँ, सिस्टम फेलियर का हम कह सकते माना जाएगा, क्योंकि सेम गवर्नमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल में भी है और वहाँ भी महाराष्ट्र में भी, फिर भी पता नहीं चल रहा है। हाँ। तो इसमें तो ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की बहुत बड़ा कमी है। तो ये इसको सुधार करना बहुत जरूरी है और सुधार कर सकते हैं आप मीडिया की थ्रू से भी गवर्नमेंट की नजर में ला सकते हैं। अब गवर्नमेंट को पूछिए जो जवाब दे हमें, तो वही हिसाब से तो आप भी इसमें आप अपना भागीदारी निभाइए, हम वकील अपनी तरफ से भागीदारी निभाए ताकि उनको बेल ना मिले, ये नहीं मिले। बस हमारा यही मकसद है। मोर देन 20 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ये चीज बाहर निकल के आती है। तो आपने जैसे भी पहले कहा कि ये तो एक जगह का है, न जाने कितनी जगह और। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, आप बंगाल के अलावा ये बंगाल में चले जाओ, पुणे महाराष्ट्र में चले जाओ, कर्नाटका में चले जाओ, तेलंगाना में चले जाओ, आंध्रा में चले जाओ, बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, आप उधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चले जाइए, सब जगह ये लोग जो है अपना केंद्र बनाए हुए छुपे रुस, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी इनके ईदगाह हैं, सारे सेंटर्स हथियारों का केंद्र बना हुआ है। और सारा सेंटर्स जो है, मैं तो बिहार में एक सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ महसी नवट्टा एक ब्लॉक है, वहां पर एक मस्जिद को किसी ने शिकायत कर दी गलती से, वही बम वम बनाता था, हथियार बनाता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं तो उसने जाकर एसपी को फोन कर दिया, समझे। एसपी ने अचानक जो है ये कर दिया, रेड कर दिया। ओ माय गॉड, क्या क्या मिला मालूम है? बहुत बड़ा जखीरा मिला हथियारों का। कहाँ से? मस्जिद से? मस्जिद के अंदर से। और उसके मालिक कौन थे? आरजेडी के एक मुस्लिम एमएलए थे, एमएलसी एमएलए थे, समझे। मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन वो थे मुस्लिम एमएलए एमपी थे आरजेडी के। अब बताइए, उसके संरक्षक हैं, इसका मतलब उनके संरक्षण में जो है वहां मस्जिद के अंदर इतनी बड़ी हथियार के, और वहां बनता भी था, केवल जमा नहीं होता था, वहां जो कट्टे फट्टे लट्टे जो होते हैं हथियार बनाने के, सारे चीजों को रेड किया गया और पाया गया। तो अब जब मस्जिद जो है, जिसको ये लोग अल्लाह का, भगवान का घर कहते हैं, उसमें हथियार बनाने का हो, बम बनाने की सामग्री रखा गया हो, और सारे वही लोग अल्लाह के नाम पर कर रहे हो,